कैसे आप सब लोग। मैं राहुल राठौड़ आपके लिए लाया हूं कक्षा 10th की एनसीईआरटी बुक सोल्यूशन। उसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो चलिए मेरे साथ और शुरू करते हैं हम वास्तविक संख्याएं। देखिए, वास्तविक संख्याओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वास्तविक संख्याएं होती क्या है। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का संयुक्त रूप से संग्रह हो। परिमेय संख्या क्या होती है ये समझने से पहले हमें कक्षा 9th में चलना होगा, जिसमें हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा था। मैं आपको फिर से एक बार संख्याओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। प्राकृत संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती जाती है। देखते हैं, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती जाती है और आगे बढ़ती जाती है। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। देखते हैं, 0 से शुरू होती है, फिर 1, 2 और ऐसे आगे बढ़ती जाती है। और पूर्णांक वे संख्याएं जिनमें 0, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं सभी साथ में हो, वे पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ये ऋणात्मक संख्याएं 0 और आगे बढ़ती जाती है धनात्मक संख्याओं के साथ में। अर्थात पूर्णांक में पूर्ण संख्या भी पूर्णांक के अंतर्गत आती है और प्राकृत संख्या भी पूर्णांक के अंतर्गत आती है। चलो, तो ये आपकी 9th और इस प्रश्नावली में, इस चैप्टर में पूर्णांक शब्द का हद से ज्यादा यूज होगा और आपको ध्यान रखना है पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक वे होते हैं जो प्लस के होते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक वे होते हैं जो माइनस के होते हैं। तो मैं आपको परिमेय संख्या के बारे में बताता हूँ। परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याओं के बारे में आपने कक्षा 8th में 9th में पढ़ा होगा। मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ। परिमेय संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। कोई भी संख्या हो उसे भिन्न रूप में लिखा जा सकता है। जिस संख्या को भिन्न रूप में लिखा जा सकता है वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। और इसके लिए कुछ शर्तें भी होती है। वो शर्तें क्या होती है, ध्यान रहे, P और Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक क्या होते हैं अभी मैंने बताया, धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं और शून्य भी हो सकते हैं। लेकिन P शून्य हो सकता है और Q शून्य कभी नहीं हो सकता। अर्थात मैं फिर से आपको बताऊंगा परिमेय संख्याओं के बारे में। वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और P व Q दोनों पूर्णांक है तथा Q कभी 0 नहीं हो सकता है। वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ इसके। जैसे मैंने ले लिया 5, मैं बोल दूं 5 कौन सी संख्या है। आप कहोगे ये प्राकृत संख्या है, सही है। आप कहोगे ये पूर्ण संख्या है, ये भी सही है। आप कहोगे ये धनात्मक पूर्णांक है, ये भी सही है। लेकिन ये परिमेय संख्या भी है। कैसे? इसके बटे में मैंने 1 लिख दिया, 5/1। 5/1 का मतलब 5 होता है। 5/1 लिखने पर ये क्या बना, ये P/Q के रूप में व्यक्त हो चुका है। तो ये भी परिमेय संख्या होती है। और भी कई संख्याएं, ये 5 माइनस का 5 हो सकता है, इसके नीचे भी 1 होगा। ये भी क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। ध्यान रहे, Q = 0 नहीं हो सकता, P = 0 हो सकता है। ये भी एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है जबकि ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर Q 0 हो चुका है जो कि गलत है, और ये P 0 है जो कि हो सकता है। क्यों? क्योंकि P और Q दोनों ही पूर्णांक है। एक शर्त यहाँ पर जुड़ चुकी है कि Q 0 नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब बारी है अपरिमेय संख्याओं की। वे संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती है वे अपरिमेय संख्याएं होती है। इसके बारे में, अपरिमेय संख्याओं के बारे में कोई परिभाषा तो नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती है वह अपरिमेय होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, पाई का मान ये एक अपरिमेय संख्या है। ये कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। और भी कई संख्याएं, √2, √3, √5, ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। आप आगे देखेंगे कि पाई का मान कई प्रश्नों में
22/7 बताया गया है, पाई बराबर 22/7 ये बताया गया। लेकिन 22/7 तो एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे p/q के रूप में हम लिख चुके हैं, तो ये तो परिमेय संख्या बन चुकी है। लेकिन पाई का मान एक 3.14 के आगे आगे बढ़ता जाता है, अर्थात पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार मतलब इसके दशमलव के बाद में जो संख्या आती है वो रुकती नहीं है, अशांत आवृत्ति है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। जबकि 22/7 एक कैसी है? परिमेय संख्या है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याओं का संग्रह होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। आपकी बुक क्या कहती है? आपकी बुक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में हमें बताती है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है और इसके ऊपर बोर्ड में सवाल कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, इस विधि को और किस नाम से जाना जाता है। चलो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है ए और बी। कैसे पूर्णांक है? ध्यान रखिएगा, शब्दों पर जाइएगा। धनात्मक पूर्णांक है ए व बी तथा दो और पूर्णांक Q व R इस प्रकार विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R। ये क्या है? चलो बताते हैं हम आपको ये क्या है। यहां पर B भाजक है, यहां पर A भाज्य है, यहां पर Q भागफल है, यहां पर R शेषफल है। कैसे, क्या है देखते हैं। जब कोई संख्या b का भाग a में दिया जाए, जब किसी संख्या b का भाग a में दिया जाए तो भागफल q प्राप्त होता है तथा शेषफल r हमें प्राप्त होता है। यूक्लिड यही कहता है कि जब किसी संख्या किसी धनात्मक पूर्णांक b का भाग a में दिया जाए तो भागफल के रूप में q तथा शेषफल के रूप में r प्राप्त होता है। r का मान b से छोटा तथा 0 से बड़ा होता है। r का मान b से छोटा तथा 0 से बड़ा होता है और a b गुणा q प्लस r के बराबर होता है। मैं आपको, यही है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, a बराबर BQ प्लस R। मैं इसके ऊपर बोर्ड में आपके प्रश्न कैसे आ सकता है और आपको किस विधि के द्वारा करना है वो बताता हूँ। चलिए, आपकी प्रश्नावली 1.1 के पहले सवाल का पहला सवाल, पहले का पहला 135 व 222 आपको दो संख्याएं दी गई है और कहा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर आप अर्थात कलन विधि के आधार पर HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात कीजिए। कैसे होगा HCF? चलिए देखते हैं। चरण फर्स्ट अर्थात स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, कैसे करना है आपको इस क्वेश्चन को। स्टेप फर्स्ट लगाया आपने और ये विधि से सवाल मैं करवा रहा हूँ आपको। यहाँ 225 135 से बड़ा है, यहाँ 225 135 से बड़ा है, आपको भी दिख रहा है इसलिए a बराबर 225 तथा b बराबर 135 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर कैसे करना है, एक ही जगह पर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या थी? ये थी a बराबर BQ प्लस R। एक ही जगह पर 225, b की जगह पर 135 आपको रखना है। तो Q की जगह पर आप क्या लाएंगे, अर्थात भागफल क्या आएगा। भागफल कैसे ज्ञात होता है? देखिए, इसमें 135 का भाग 225 में देना है। कितनी बार जाता है? केवल एक बार जाता है। शेषफल क्या बचता है? 90। शेषफल 90 बचता है, बस एक बार भाग गया और शेषफल 90 बचा। शेषफल
90 बचा। क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया, जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक हमें एचसीएफ ज्ञात नहीं होता, और एचसीएफ का मान b ही होता है। जब r का मान 0 आ जाए, जिस b के मान पर r का मान 0 आ जाए वही b हमारा एचसीएफ होगा। चलिए यहाँ पर r का मान भी नहीं आया, यहाँ r का मान 0 नहीं आया था। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, चूंकि r बराबर 0 नहीं है, r इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए a बराबर 135 तथा b बराबर 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, यह लाइन आपको पूरी इसमें लिखनी होगी। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर मैं प्रयोग करता हूं इसमें। 135 बराबर 90 इंटू 1, इसका भागफल एक ही तो होगा। 90 का भाग 135 में मात्र एक बार जा सकता है, और शेषफल के रूप में 45 बचेगा। देखते हैं, 90 का भाग एक बार, शेषफल 45 बचता है। तब अभी भी आपका r 0 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप लाएंगे। स्टेप थर्ड, r इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए a बराबर 90 तथा b बराबर 45 में युगल विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर मैं इस स्टेप को ऊपर लिखता हूं। 90 इंटू 1 प्लस, माफ कीजिएगा, a बराबर 90, b का मान 45 था, 45 को 2 से गुणा करेंगे तो शेषफल 0 ही आएगा। अर्थात यहाँ पर r का मान 0 हो चुका है, तो जो b का मान हमें, मतलब जब r का मान 0 होता है और वो मान जिस b के मान पर 0 होता है वही b हमारा एचसीएफ होता है। इसलिए लिखते हैं, अतः r बराबर 0 प्राप्त हुआ। इसलिए HCF बराबर 45, ये आपका आंसर है। यदि आप ऐसे प्रश्न आए और बोर्ड में आप इसे सही कर देते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। इसी के साथ मैं आपसे आज के लिए विदा लेता हूं। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, इसके आगे के सवालों को समझेंगे। धन्यवाद।